हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के बारे में जो है वो हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है कि मीनिंग क्या होता है करेंसी फ्यूचर्स का। सबसे पहले हमें करेंसी फ्यूचर्स का मीनिंग सीखेंगे। देखो, फ्यूचर्स का मीनिंग जानने से पहले जो है वो हम क्या सीख लेते हैं, फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है। देखो क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में काफ़ी लिंक्ड है और इनके अंदर थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अगर मैं आपको जो है वो फॉरवर्ड का मीनिंग बता दूंगा तो आप जो है वो, और जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है तो आपको फ्यूचर्स इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ओवर द, और ये जो है दो पार्टीज होती हैं और दोनों जो है वो ओवर द काउंटर होती है। एक जो है वो पार्टी इधर बैठी हुई है और एक इधर बैठी हुई है, एंड दोनों ने आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं जो है वो ये 2000 में खरीदूंगा, एंड जो है वो 4 महीने बाद जो है वो, जैसे इन्फोसिस का शेयर है, मैं ये 2 महीने बाद जो है वो इन्फोसिस में खरीदूंगा। एक पार्टी ये कह रही है और दूसरी पार्टी कह रही है, मैं जो है वो क्या कह रही है कि मैं जो है वो ये तेरे को बेच दूंगा। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कहाँ पर हो रही है, ओवर द काउंटर हो रही है। उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोला जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ओवर द काउंटर हो रही है। ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बढ़ गई कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग जो है वो ओवर द काउंटर होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, बट यहाँ पर जो दो पार्टीज, जो दो लोग होते हैं ना, वो किसी एक इंटरमीडियरी के पास चले जाते हैं। इंटरमीडियरी कौन होता है यहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज होता है। यहाँ पर इंटरमीडियरी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो मतलब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ, किसके थ्रू होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमारा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, और वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा ओवर द काउंटर होता है। तो इससे हमारा जो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि क्या डिफरेंस होता है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। हमारे को ये सीखने के लिए मिल गया कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हमें ये सीखने के लिए मिल गया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ट्रेडेड होता है एक्सचेंज पर, कि बाय और सेल करा जाएगा सर्टेन अंडरलाइंग एसेट और इंस्ट्रूमेंट एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। देखो, ये जो है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि यहाँ पर ना हम जो है वो सीखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एक जो है वो एक लॉट साइज़ के बीच, एक लॉट साइज़ होता है, उसको जो है वो उसका वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक लॉट साइज का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। और ये ट्रेडेड कहाँ पर होता है, एक्सचेंज पर ट्रेडेड होता है। ये ओवर द काउंटर ट्रेडेड नहीं होता, ये एक्सचेंज पर ट्रेडेड होता है कि और जो है वो किस लिए होता है कि बाय और सेल करा जाएगा सर्टेन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट में आपको याद ही होगा, मैंने अभी जो है वो डेरिवेटिव जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको सिखाया था कि अंडरलाइंग एसेट होता है मतलब जो कागज़ का टुकड़ा, कि वो हम बाय या सेल करेंगे सर्टेन अंडरलाइंग एसेट या इंस्ट्रूमेंट को सर्टेन डेट पर। जैसे जो है वो कोई भी एग्जांपल के अंदर कुछ भी ले लो, 2 महीने 3 महीने जो भी है फ्यूचर के अंदर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस पर, जो भी 1000 2000 कुछ भी है सर्टेन स्पेसिफाइड प्राइस पर। और अंडरलाइंग एसेट जो है वो कमोडिटी है। और देखो, करेंसी फ्यूचर्स के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टिक का। टिक का मतलब क्या होता है, मिनिमम साइज़ कितना होगा प्राइस चेंज का। मतलब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि टिक का मतलब क्या होता है। टिक जो है वो मिनिमम साइज़ होता है प्राइस चेंज का। ठीक है, मतलब कितना मिनिमम साइज़ होगा कि जो है वो प्राइस जो भी चेंज हो रहा है ना उसका मिनिमम साइज़ होता है, उसे जो है वो हम क्या बोलते हैं, टिक बोलते हैं। और जो मार्केट साइज़ जो भी चेंज हो रहा है ना, जैसे मार्केट का साइज़ जो भी होगा, वो जो भी चेंज होगा वो किस कैसे चेंज होगा, इन द मल्टीपल ऑफ टिक, जो है वो टिक के मल्टीपल्स में जो है वो मार्केट का प्राइस जो है वो चेंज होता है। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो डिफ़र करती रहती है, डिफरेंट करेंसी पेयर्स है। अब जैसे बहुत सारे करेंसी पेयर होते हैं, यूएसडी बाय आईएनआर है और यूरो बाय आईएनआर है। ये सारे के सारे जो डिफरेंट करेंसी पेयर्स हैं ना, इन डिफरेंट डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर जो है वो टिक की वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ यूएसडी बाय आईएनआर की, तो यहाँ पर इस वाले करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टिक साइज़ क्या होता है हमारा, 0.25 होता है हमारा टिक साइज़। हमारा यहाँ पे 0.25 पैसा जो है वो हमारा क्या होता है, टिक साइज़ होता है। ठीक है। अब जो है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है मेरे पास, हमारे पास, कि जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का भी जो है वो आ जाता है। एक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इसको सीखने के लिए मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट लॉट भी बोलते हैं। मार्केट लॉट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मार्केट लॉट का मतलब होता है ये कि मिनिमम अमाउंट, कि जितना वो जो है वो हम ट्रेड करेंगे, मतलब इतना मिनिमम जो है वो हमारे को अमाउंट जो है वो ट्रेड करना ही पड़ेगा। लॉजिकल सी बात है, डैट कैन बी ट्रेडेड। मतलब इतना मिनिमम जो है वो अमाउंट जो है वो आपको क्या करना, हमें करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। और जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना,
वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है प्रॉफिट और लॉस जो होता है, टिक को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से, सिंपल सी बात है, आप जो है वो कैसे निकालोगे, अगर आप टिक को कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल जाता है? प्रॉफिट और लॉस निकल जाता है। ठीक है, आपका जो है वो कैसे निकल जाएगा? प्रॉफिट और लॉस जो भी एसोसिएटेड होगा एक टिक के चेंज से, वो कैसे निकलेगा? टिक को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये वाला भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है वो एक जो टिक है उसके जो प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे निकाला जाएगा। तो अगर वो जो टिक है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे मार्केट लॉट भी बोला जाता है, मतलब इतना मिनिमम मार्केट लॉट्स के अंदर जो है वो लॉट जो है वो मतलब उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो फ्यूचर्स होते हैं ना, फ्यूचर्स के अंदर लॉट साइज़ का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे को समझ में आ गया यहाँ तक कि जो है करेंसी फ्यूचर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, टिक का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का मतलब क्या होता है, हमने टिक वैल्यू का मतलब जो है वो सीख लिया। और देखो अब एक कॉन्सेप्ट और जो पेपर के अंदर जो है वो मोस्टली पूछा जाता है, वो आप पूछा जाता है, जैसे वैल्यू ऑफ वन टिक को जो है, अगर मैं जो है वो USD बाई INR कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ, वो कैसे निकाली जाएगी? वो 2.50 होगी। वो कैसे निकाली हमने? अगर हम मतलब 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0025 से तो हमारी आ गई 2.50। तो ये ऐसे करके जो है वो हमारी जो है वो क्या निकाली जाती है, ऐसे करके जो है वो हमारी निकाली जाती है, वैल्यू ऑफ वन टिक जो है वो निकाली जाती है। तो इसका मतलब है, अगर मान लो जैसे एक ट्रेडर है जो कि जो है वो ट्रेड कर रहा है फ्यूचर मार्केट के अंदर, अगर मान लो उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़रीदे हैं, और अगर मान लो जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है 5 टिक से, तो वो कितने पैसे कमा पाएगा? देखो 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे, 4 टिक से जो है वो प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो है वो कितने से कर दिया जाएगा? वैल्यू ऑफ वन टिक जो हमने निकाली लिखी है 2.50 है, तो जो है वो कितने रुपए कमा पाएगा? वो 50 रुपये कमा लेगा। ये होता है हमारे पास कि जो है वो उसने कितना पैसा कमा लिया। अब इसके बाद हमारे पास फ्यूचर टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी पड़ती है फ्यूचर मार्केट के अंदर जब हम डील कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमें जो चीज़ें सीखने वाली है वो आ जाता है हमारे पास स्पॉट प्राइस। देखो जैसे एक हमने बताया था ना, हमने सीखा था अंडरलाइंग एसेट का मतलब जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अंडरलाइंग एसेट का मतलब जो है वो सीखा था। अंडरलाइंग एसेट वही कागज़ का टुकड़ा जिसके बेसिस पर जो है वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो रही है। देखो उस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस क्या है, अगर हम उस अंडरलाइंग एसेट को जो है वो स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो उसकी कुछ प्राइस होगी, 100 200 300 कुछ तो प्राइस होगी उसकी। उस प्राइस को क्या बोला जाता है? स्पॉट प्राइस जो है वो बोला जाता है। अगर मैं उस अंडरलाइंग एसेट को जो है वो स्पॉट मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड करूं तो उसकी प्राइस क्या होगी, उसे जो है वो बोला जाता है स्पॉट प्राइस। ये हो गया हमारे पास स्पॉट प्राइस। अब फ्यूचर प्राइस क्या होता है? देखो फ्यूचर प्राइस का मतलब है जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि हम जो है वो फ्यूचर के अंदर ये जो है वो करेंगे, वो हमारा कुछ ना कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करा हुआ है। अगर वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी आज करंट मोमेंट में करंट प्राइस जो है वो क्या है, करंट प्राइस क्या है उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, जो हम फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो कि मैंडेटरी होता है। देखो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर एक कंडीशन होती है कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है कि हम जो है वो ये करेंगे या वो करेंगे, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना जो है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो जो है वो और फ्यूचर प्राइस जो है वो कैसे निकाला जाता है? फ्यूचर प्राइस होता है करंट प्राइस जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, उसे बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। देखो इसके अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट और होता है फ्यूचर मार्केट के अंदर, वो होता है हमारे पास इनिशियल मार्जिन का। देखो जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है ना एक ट्रेडर, तो उसे कुछ अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ता है मार्जिन अकाउंट के अंदर जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं हूँ, मैं अगर मान लो कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ मिनिमम अमाउंट को जो है वो कुछ अमाउंट को जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा, कुछ अमाउंट जो है वो मुझे डिपॉजिट कराना पड़ेगा मार्जिन अकाउंट के अंदर कि मैं फ्यूचर जो है वो खेल पाऊँ। ठीक है, और वो जो अमाउंट जो एंटर करा जाता है ना उसे बोला जाता है इनिशियल मार्जिन। ये हो गया हमारा इनिशियल मार्जिन का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट जो होता है इसके अंदर जो सीखने वाली बात होती है वो होता है मार्किंग टू मार्केट। देखो फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है वो मान देखो डिफरेंट ट्रेडिंग डेज होते हैं, जब जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हर दिन ट्रेडिंग हो रही है। देखो ठीक है,
जब ट्रेडिंग होनी होती है, ठीक है। अगर मान लो फ्यूचर मार्केट के अंदर जब भी ट्रेडिंग हो रही है, हर ट्रेडिंग डे, ये जो डेज होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग डे बोलते हैं। तो आप जो है वो, आपको क्या याद रखना है कि ये जो डेज होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग डेज बोला जाता है। और हर ट्रेडिंग डे के एंड में जो भी मार्जिन अमाउंट होगा ना, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एडजस्ट करा जाता है, ताकि रिफ्लेक्ट करा जा पाए कि कितना जो है वो हमारा रियल इन्वेस्टर को कितना गेन या लॉस हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि फ्यूचर का जो है वो, देखो ओपनिंग प्राइस होगा, फ्यूचर का कोई ओपनिंग प्राइस होता है और उसका एक क्लोजिंग प्राइस होता है, और जो है वो क्या होता है, एक मार्जिन अमाउंट होता है। तो क्या होता है कि जो है हर ट्रेडिंग डे के एंड में जो मार्जिन अमाउंट होता है ना, उसको एडजस्ट करा जाता है, ताकि जो है वो ये रिफ्लेक्ट करा जा पाए कि कितना जो है वो इन्वेस्टर को गेन या लॉस हो रहा है फ्यूचर के क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर, कि फ्यूचर का क्लोजिंग प्राइस ये था, और जो है वो मार्जिन अमाउंट को जो है वो एडजस्ट करके पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है वो इन्वेस्टर को जो है वो कितना गेन या लॉस हो रहा है। ये हमारे को जो है वो मार्किंग टू मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर जो है फ्यूचर मार्केट के अंदर सीखने के लिए मिलता है। देखो फ्यूचर मार्केट के अंदर ना हमारे को एक बात ध्यान में रखनी है, फ्यूचर मार्केट के अंदर ना कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का मतलब क्या होता है, लॉट साइज़ का यहाँ पर लॉट साइज़ के अंदर जो है वो डीलिंग करी जाती है। यहाँ पर जो है वो आप जो है वो ना सिंगल शेयर्स नहीं, आपको जो है वो एक लॉट उठाना पड़ता है, ठीक है। तो जो है ये लॉट साइज़ जो है वो क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना जो है वो एसेट को दिया जा रहा है ना कस्टमर को, वो लॉट साइज़ होता है। जैसे अगर मान लो यूएसडी बाय आईएनआर है, यूएसडी आईएनआर जो है वो 1000 पे है, एंड जो है हमारा यूरो जो है वो, यूरो आईएनआर जो है वो, तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि यूएसडी आईएनआर जो है वो 1000 है। ये क्या है, ये जो 1000 है ये क्या है, ये लॉट साइज़ होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये लॉट साइज़ होता है। अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी सारी की सारी डीलिंग जो है वो लॉट साइज़ के अंदर होगी, ठीक है। तो ये हमारे को क्लियर हो गया कि हमारा लॉट साइज़ क्या होता है, हमारा क्लियर हो गया इनिशियल मार्जिन क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है, ठीक है। अब हमारे को जो है वो जो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता है ना फ्यूचर मार्केट के अंदर, वो होता है हमारे को कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। हमारे को कॉन्ट्रैक्ट साइकिल वर्ड का समझ होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है। देखो जैसे हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस पीरियड के अंदर वो जो है वो ट्रेड करा जा रहा है ना, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको जो है वो ये बात बता देता हूँ। जो मार्क टू मार्केट होता है ना, मार्क टू मार्केट जो है वो एक तरह से जो है वो क्या होता है, ये एक तरह से ना डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ये जो है वो क्या होता है, डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। यहाँ पर जो है वो कैसे निकाली जाती है, यहाँ पर ना क्लोजिंग प्राइस होता है, उसमें से आप क्या कर दो, ओपनिंग प्राइस माइनस कर देते हैं हम, और जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी लॉट साइज़ होता है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो डेली जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकलता रहता है कि हमारा डेली प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। तो ये होता है हमारा MTM का कॉन्सेप्ट। अब मैंने जो है वो, जैसा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बता रहा था कि कितने पीरियड के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड हो रहा है। अब जैसे सेबी है ना, सेबी ने बताया हुआ है कि जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वो कितने कितने मतलब कैसे कैसे होते हैं, और क्या सेबी ने क्या क्या बताया हुआ, जैसे कि 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, और 3 मंथ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो है वो अप टू कितने जो है वो मंथ तक होता है, 12 मंथ तक जो है वो, 12 मंथ तक जो है वो एक्सपायरी साइकिल्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सेबी ने जो है बताया हुआ है कि आपको जो है वो ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे। जैसे आप 1 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, 2 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, 3 मंथ का ले सकते हो, अप टू 12 मंथ के एक्सपायरी साइकिल्स के जो है वो आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर सकते हो। तो जो एक्सचेंज के पास में, अब आप जो है वो इतना जो है वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही जो है पता लगा सकते हो कि एक जो एक्सचेंज है उसके पास एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में जो है वो कि कितने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग होते हैं। तो 12 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होता है। इसके बाद जो है वो दो कॉन्सेप्ट और सीखने वाले होते हैं कि वैल्यू डेट क्या होता है, एंड हमारे पास एक्सपायरी डेट क्या होता है। देखो वैल्यू डेट का मतलब क्या होता है, वैल्यू डेट का मतलब होता है कि लास्ट बिजनेस डे जो है वो, जैसे जनवरी है, फरवरी है, और मंथ है, मतलब मार्च है, तो इन सारे मंथ के अंदर जो है वो, अगर मैं जो है वो लास्ट बिजनेस डे देखूँ ना कि किस दिन जो है वो लास्ट बिजनेस हो रहा है,
ठीक है, उस डे को क्या बोला जाता है, उस डेट को जो है वो बोला जाता है वैल्यू डेट, या फिर जो है वो आप जो है वो बोल लो कि फाइनल सेटलमेंट डेट जो है वो बोला जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट की, जो है वो वैल्यू डेट या फिर फाइनल सेटलमेंट डेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैल्यू डेट या फिर फाइनल सेटलमेंट डेट क्या है, कि जो है वो किस डेट पर जो है वो फाइनली जो है वो क्या हुई है, हमारी पोजीशन जो है वो सारी की सारी स्क्वायर ऑफ हो गई है, और उसे बोला जाता है वैल्यू डेट और फाइनल सेटलमेंट डेट हर मतलब जो है वो, ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब जो लास्ट बिजनेस डे है ना, वो जो है वो ली जाती है, वो सेम होती है इंटर बैंक जो सेटलमेंट जो भी मुंबई के अंदर करी जाती है ना, वो सेम जो है वो वैसे ही ली जाती है, वैल्यू डेट या फिर फाइनल सेटलमेंट डेट जो है वो। और इसके बाद जो है वो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो हमारा हो गया वैल्यू डेट क्या होती है। लास्ट बिजनेस डे को जो है वो हम क्या बोलते हैं, वैल्यू डेट या फिर जो है वो फाइनल सेटलमेंट डेट बोलते हैं। और लास्ट बिजनेस डे जो है वो क्या ली जाती है, वो सेम जो इंटर बैंक सेटलमेंट जब मुंबई के अंदर करी गई है ना, वही सेम डे जो है वो डेट ले लेते हैं हम, वैल्यू डेट और फाइनल सेटलमेंट डेट को। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या होता है, ये तो हो गया हमारे पास कि ये क्या था। हाँ, अब क्या होता है हमारे पास, एक्सपायरी डेट क्या होती है। एक्सपायरी डेट को बोलते हैं लास्ट ट्रेडिंग डेट, मतलब जिस दिन लास्ट ट्रेडिंग होगी ना, उसे बोला जाता है एक्सपायरी डेट। मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे का मतलब क्या है, लास्ट ट्रेडिंग डे का मतलब है, मतलब जिस दिन पर जो है वो ट्रेडिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, एंड जो है वो ये क्या होती है, जो फाइनल सेटलमेंट जो है वो हो रही है, मान लो फाइनल सेटलमेंट जो है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है किसी पर्टिकुलर डेट को, मतलब मान लो जनवरी के अंदर 28 तारीख को हमारी फाइनल सेटलमेंट डेट है। इसकी जो है अगर मैं 2 दिन जो है वो पहले आ जाऊँ, मतलब जो है वो, हाँ, तो जो है वो आ जाती है हमारे पास 26 तारीख को, जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्सपायरी डेट बोली जाती है। एक्सपायरी डेट जो है वो 2 दिन पहले होती है टू द फाइनल सेटलमेंट डेट। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने दिन पहले होती है फाइनल सेटलमेंट डेट से। वो भी जो है वो एग्जामिनर जो है वो पूछता है कि जो है वो क्या कितने दिन पहले होती है एक्सपायरी डेट से, मतलब फाइनल सेटलमेंट डेट से एक्सपायरी डेट जो है वो। इस सभी के बाद जो है वो हमने जो है वो करेंसी फ्यूचर की डेफिनेशन जो है वो पढ़ ली। टिक साइज, स्पॉट प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल्स जो है वो क्या होती हैं, वैल्यू डेट और फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट, कॉन्ट्रैक्ट साइज, इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। और हमने जो है वो डिस्टिंक्शन पढ़ लिया कि फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पर जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स के अंदर प्राइस की ट्रांसपेरेंसी होती है, एलिमिनेशन होता है काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क का। और यहाँ पर हम जो है वो ये सारे के सारे जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए जो है वो एक्सेसिबल होता है। इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो होता है इंटरेस्ट रेट पैरिटी का। कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कॉन्सेप्ट होता है ना इंटरेस्ट रेट पैरिटी का, वो इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अगर मैं जो है वो 2 कंट्रीज़ हैं, मान लो इंडिया और यूएसए, अगर मैं इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दोनों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो हमेशा सेम रहेंगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे को बोलता है, आईआरपीटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे को बोलता है। तो यहाँ पर जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम जो है वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं आईआरपीटी की। देखो, आईआरपीटी कहता है कि अगर हम फॉरवर्ड रेट बाय स्पॉट रेट रुपीज़ बाय डॉलर, या फिर स्पॉट रेट रुपीज़ बाय डॉलर जो है वो क्या से निकाला जाता है, 1 + रुपीज़ इंटरेस्ट रेट एंड अपॉन में 1 + डॉलर इंटरेस्ट रेट जो है वो आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर ये किस एजम्पशन पर बेस्ड है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अगर हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हमारी यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारी जो है वो सेम ही रहने वाली है। तो तो इन शॉर्ट जो है बोला जाए, जो हमारा जो फॉरवर्ड प्राइस होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है जो स्पॉट प्राइस प्लस में जो रुपीज़ जो आईएनआर के अंदर है माइनस रुपीज़ जो भी यूएसडी के अंदर है, उसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना स्पॉट प्राइस से, तो मेरा फ्यूचर प्राइस जो है वो निकल कर आ जाता है। ये तो हो गया वैसे वाला फार्मूला। एक और एक्यूरेट फार्मूला होता है जिसके थ्रू जो है वो हम जो है वो निकाल पाते हैं कि हमारा जो है वो फॉरवर्ड प्राइस जो है वो कैसा है। देखो, वो फॉरवर्ड प्राइस निकालने का जो है वो कैसा जो है वो होता है, फॉरवर्ड रेट निकालने का, देखो वो होता है कि अगर मैं जो है वो ये फॉरवर्ड प्राइस था, ये भी हमारा जो है वो स्पॉट इनटू में, अगर मैं जो है 1 + में जो रेट है ना कोटेशन करेंसी का, उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं पीरियड से, और मैं जो उसे डिवाइड कर दूं 1 + रेट जो बेस करेंसी है
इनटू में जो पीरियड है। देखो कोटेशन करेंसी क्या होती है और बेस करेंसी क्या होती है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया था कि कोटेशन करेंसी क्या होती है और बेस करेंसी क्या होती है। जैसे अगर मान लो यूएसडी बाई आईएनआर है, तो ये जो पहली करेंसी होगी ना, इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाता है बेस करेंसी। और ये जो करेंसी होती है इसे क्या बोला जाता है हमारे पास, कोटेशन करेंसी जो है वो बोला जाता है। आई होप आपको ये बात याद होगी कि इसमें से जो है वो बेस करेंसी ये होती है, और जो ये वाली करेंसी होती है इसे क्या बोला जाता है, कोटेशन करेंसी जो है वो बोला जाता है। और ये 3 फार्मूलेस का यूज़ करके हम जो है वो फॉरवर्ड प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर। देखो इसके बाद जो है ना, हमारे को जो है वो कौन सा एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलता है, कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट का जो है वो एक कॉन्सेप्ट और सीखने के लिए मिलता है फ्यूचर्स के अंदर, कि प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो कैसे निकाला जाता है। देखो अगर मान लो कोई भी जो है वो अगर मान लो 6 मंथ का जो है वो फ्यूचर प्राइस जो है यूएसडी बाई आईएनआर पेयर का कितना है, 70.69 है, और अभी उसका स्पॉट प्राइस जो है वो क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, 68 जो है वो चल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो ये यूएसडी बाई आईएनआर 70.69 है, मतलब जो है यूएसडी राजा है, वो जो है वो एक जो है वो यूएसडी की वैल्यू क्या है, ₹70.69 है। और जो है फ्यूचर के अंदर फ्यूचर प्राइस जो है और स्पॉट प्राइस कितना है, 68 का। इसका मतलब क्या है कि जो है वो ये राजा जो है वो बढ़ रहा है, यूएसडी राजा है ना, राजा जो है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा रुपीज़ जो है वो क्या है, रुपीज़ जो है वो मेरा डिस्काउंट पर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ की वैल्यू घट रही है और यूएसडी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है फ्यूचर प्राइस के हिसाब से देखा जाए। तो ये जो है रुपीज़ जो है डिस्काउंट पर, और यूएसडी जो है वो क्या है, प्रीमियम पर है टू आईएनआर। ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट का फ्यूचर मार्केट के अंदर। तो आई होप जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट का अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो है वो प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉरवर्ड प्राइस और स्पॉट प्राइस जो है कैसे कैलकुलेट करी जाती है, अगर मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर तो क्या होता है। और फ्यूचर एंड फॉरवर्ड प्राइस का तो जो है मैंने आज ही क्लास में जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर बता ही दिया था कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। और इनिशियल मार्जिन जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे को अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करें, उसे इनिशियल मार्जिन कहते हैं। मार्किंग टू मार्केट का मतलब एक तरह से डेली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मार्किंग टू मार्केट बोलते हैं। और फ्यूचर्स के अंदर जो भी ट्रेडिंग करी जाती है वो लॉट साइज़ के अंदर करी जाती है, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज़। और एक्सपायरी डेट जो है वो 2 दिन पहले होती है फाइनल सेटलमेंट डेट से। वैल्यू डेट का मतलब क्या होता है, लास्ट बिजनेस डे को जो है वो क्या बोला जाता है, जो भी मंथ की लास्ट बिजनेस डे होगा उसे जो है वो वैल्यू डेट या फिर फाइनल सेटलमेंट डेट बोला जाता है हर कॉन्ट्रैक्ट का। और कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब क्या है, जिस पीरियड के अंदर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एंटर्ड करा है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रेड हो रहा है, उस पीरियड को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल जो है वो बोला जाता है। और स्पॉट प्राइस जो है वो किसे बोला जाता है, जो अंडरलाइंग एसेट है, जो कागज़ का टुकड़ा है, उसकी प्राइस क्या है स्पॉट मार्केट के अंदर, उसे बोला जाता है स्पॉट प्राइस। और जो है वो फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या होता है, जो करंट प्राइस क्या है उस स्पेसिफाइड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, जो हमने फ्यूचर अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है उसका आज क्या करंट प्राइस है। मैं यहाँ पर जो है वो अंडरलाइंग एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर वो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आज क्या करंट प्राइस है, उसे बोला जाता है फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है, एक्सचेंज ट्रेड करेंसी फ्यूचर्स। और यहाँ पर हमने जो है वो 4 चीज़ें जो है वो सीखी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको जो है वो ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है वो लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे जो है वो दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल।